नमस्कार, आदाब। मैं हूं इफ्तिखार आलम। आप देख रहे हैं द संवाद। रूबरू के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मुशाहिदुल हक साहब। मुशाहिदुल हक साहब ने 69वीं बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाइंग कर इनका चयन रेवेन्यू सर्विस में हुआ है। सबसे पहले द संवाद की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप ये बताइए कि स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो आज़ाद एकेडमी अररिया की है और उसके बाद मैं 11th-12th करने जामिया मिलिया चला गया था। अच्छा, इस सफलता का श्रेय, सबसे पहले हम वही पूछेंगे, इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, इस सफलता का श्रेय अल्लाह के बाद जो है अपने वालिदैन को देना चाहूँगा और बड़े भाई मोहम्मद शफीउल हक साहब को और ख़ास तौर पे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद जाहिदुल हक साहब को, जो कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और अपनी सिस्टर गुफराना बेगम को देना चाहेंगे सर। आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। कौन सा गांव है, कहाँ रहे? जी, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद जहरुल हक साहब है। वो एडवोकेट है अररिया सिविल कोर्ट में, और इस्लाम नगर में हम लोग रहते हैं, बट जो आबाई वतन है वो थाना पलासी के चौहटपुर पंचायत के हम लोग जो है रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब कि गांव में नहीं रह के आप बचपन से यहीं रहे? जी। अच्छा, रेवेन्यू सेवा के अंतर्गत यानी कि राजस्व सेवा के अंतर्गत कौन सा वर्क आएगा? आगे चल के शायद अंचलाधिकारी बनेंगे। थोड़ा वर्क फ्रेम बताइए। जी, रेवेन्यू सर्विस में जो प्राइमरी काम है वो लैंड रिफॉर्म और ज़मीन से रिलेटेड है, उसका रिकॉर्ड तैयार रखना। इसके अलावे जो काम है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इस मेंटेन करने में सहायता करनी है, और इसके अलावे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में एक्टिव रहना है, और इसके अलावे मतलब आपदा जैसे बाढ़ आ गई कि अगलगी हो गया, उस तरह का एक्सीडेंटल मामला है तो सरकार जो मुआवजा देती है वो सीओ के थ्रू जाएगी, मतलब अंचलाधिकारी के थ्रू जाएगी। जी, वो इमीडिएट रिलीफ देने का काम सीओ का है। और इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके जो चुनाव होते हैं पंचायत के, उसको कंडक्ट कराने में एक्टिव रोल प्ले करना, ये जो है सीओ और आरओ का काम है। अच्छा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं, तो आप कहाँ भी जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते हुए दूसरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कितना टफ है वो थोड़ा बताएं। जी, मैं इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट में हाई स्कूल टीचर हूँ, और हाई स्कूल टीचर के तौर पर काम करते हुए आपको अन्य एस्पिरेंट्स की तरह आपके पास 12 या 14 घंटे का समय नहीं होता है। तो जो भी आपको सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस 6 या 7 घंटे में आपको अपनी क्वालिटी जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव पर्क्स भी हैं, जैसे कि आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। इसके अलावा आप जो है कम टाइम में जो आप पढ़ते हैं वो क्वालिटी आप पढ़ पाते हैं। और इसके अलावा आप सिविल सर्विस में देखेंगे तो मल्टीपल स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसमें जो आपको फेल्योर मिलता है ना, तो आपको थोड़ा सा एक आपको मेंटल एश्योरेंस रहता है कि ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है। अच्छा, क्या अंचलाधिकारी बनने के बाद आप और प्रयास करेंगे, या तो कि चलो हो गया, बहुत मेहनत कर ली, आगे भी और अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी बीपीएससी? क्या सोचते हैं इस मसले में? मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छे स्तर पे है, तो अगर मुझे अवसर मिला तो मैं पुनः प्रयास ज़रूर करूँगा। विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी और यूपीएससी को तैयारी करने की कार्य योजना फ्रेशर कैसे बनाए? मतलब क्या होना चाहिए, रूटीन वर्क क्या होना चाहिए, जो फ्रेशर लोग हैं कैसे वो तैयारी करें? जी, सबसे पहले जो मैं मानता हूँ कि आप एक बार सिलेबस को आप देखिए, उसके रिक्वायरमेंट को देखिए, फिर आप उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद आपको बेसिक बुक पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स का जो कि सिलेबस में है। उससे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। और जब आप बेसिक बुक पढ़ लेंगे तो फिर आपको एडवांस बुक पढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो है एक्सपर्टीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट उस सब्जेक्ट में डेवलप हो। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपने पढ़ा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप उसकी जो है मॉक प्रैक्टिस ज़रूर करें।
अगर प्रीलिम्स है तो मल्टीपल टेस्ट दें, और मेंस के भी केस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, इसमें कंपटीशन के एग्जाम में क्या आजकल कोई शॉर्टकट है कि विभिन्न तरह के नोट्स को या प्रतियोगी जो पत्रिकाएं आती है उसको पढ़ के काम चलाया जा सकता है, चल सकता है, या नहीं टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है? देखिए, आपने बेसिक बुक पढ़ना जरूरी है, वो बताएं। जो आपने जो पहली चीज़ कहा कि शॉर्टकट, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है किसी भी एग्ज़ाम का, वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आप सिलेक्ट हो रहे हैं। अब रही बात वहाँ तक पहुँचे कैसे, उसको पहुँचने के लिए जो बेसिक बुक्स है वो आपका कहीं ना बेसिक बुक्स आप किसको मानेंगे, एनसीईआरटी को? या मैं बेसिक बुक एनसीईआरटी को भी मानता हूँ, और साथ में हर सब्जेक्ट का जो एक कोर बुक होता है, जैसे आप इंडियन पॉलिटी उठाए तो उसका कोर बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक। तो हर सब्जेक्ट का एक एक कोर बुक होता है, ये बेसिक बुक में आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक है वो आपको पढ़ना है, चाहे आप स्कूल में आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर बाद में आपको एडवांस बुक पढ़ना है। तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कम कॉन्सेप्ट मेहनत क्लियर है तो करनी कम मेहनत पड़ेगी, करनी बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल। नहीं तो फिर आपको नए सिरे से पढ़ना बिल्कुल। पड़ेगा। और एक चीज बताएं, आजकल कोचिंग का होड़ लगा हुआ है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग लेना जरूरी है या बिना कोचिंग के भी कंप्लीट किया जा सकता है क्या? दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने किसी कोचिंग संस्थान से मदद ली है, कहीं आपने कोचिंग संस्थान ज्वाइन की है, वो बताएं। सर, मैंने किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया था, और इस एग्ज़ाम को करने के लिए कोचिंग मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं या आपने कमी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी हद तक कमी है, तो कोचिंग उसमें थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि कोचिंग बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उसको कंपाइल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो मटेरियल है वो यूज़ किया जा सकता है, मैंने भी किया था। अच्छा, अभी सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। क्या सोशल मीडिया विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सहायक है? क्या आप सोशल मीडिया में हैं तो सक्रिय थे या नहीं थे? अगर हम यूट्यूब की बात छोड़ दें तो कितना सहायक हो सकता है? जी, सोशल मीडिया डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहेंगे तो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में तैयारी के दौरान नहीं था, लेकिन यूट्यूब अकाउंट था, आप एक्टिव थे ही नहीं? नहीं, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेटेड था। और आप जैसे यूट्यूब है उसका सेलेक्टिवली इस्तेमाल आप कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, और टेलीग्राम का भी आप कर सकते हैं। आपको उसके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप उससे कौन सा कंटेंट चूज़ करते हैं। अच्छा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अररिया जैसे ग्रामीण क्षेत्र, मतलब कि अर्ध शहरी जो एरिया है, यहाँ के बच्चे क्या करें कि उनको सफलता मिल जाए? क्योंकि गाइडेंस वगैरह बहुत नहीं है, गार्जियन में अवेयरनेस नहीं है, तो क्या करे यहाँ का बच्चा? देखिए, सबसे पहली बात कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में एक्सपेंड किया है, तो आप कहाँ रह रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण अब नहीं रहा है, जैसे कि पहले दिल्ली का प्रभुत्व था। अगर आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं। अगर स्कूल पे हैं तो आप अपने एनसीईआरटी बेसिक बुक को अच्छे से पढ़ाई करें, अब इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साथ में आप ये है कि आप जो है क्वेश्चन आंसर जो आप कर रहे हैं उस पर आप आंसर राइटिंग पर फोकस कर सकते हैं, स्कूल स्तर पे ही, सिविल सर्विस का नहीं। आप जो 9th 10th जिसमें भी है उसमें आप आंसर राइटिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो मेंस एग्ज़ाम है, और वो पूरा का पूरा आंसर राइटिंग पे बेस्ड है। अगर आप ग्रेजुएशन के स्तर पे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन करते करते आपका सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो तैयार हो जाए तो बेटर है, ना कि आप ग्रेजुएशन कर लिए फिर तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये थोड़ा डिले हो जाता है मामला। अच्छा, राइटिंग स्किल का क्या क्या महत्व है, थोड़ा बताइए। देखिए, राइटिंग कई बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन स्पीड नहीं है, लिख नहीं पाते हैं, तो क्या करें वो? देखिए, राइटिंग स्किल्स में मैं जो कंसीडर करता हूँ, सबसे पहला चीज़ है स्पीड, ठीक। दूसरी चीज़ है कि आप जो लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी, और तीसरा एक फैक्टर है जो कि पर्सनली मैं नहीं मानता लेकिन हो सकता है कि सिग्निफिकेंट हो, वो है कि आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी है या नहीं है। तो थर्ड फैक्टर को मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन फर्स्ट जो दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर आपको प्रैक्टिस से आता है। जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआती 1-2 आंसर, आपके शुरुआती कुछ दिनों के जो आंसर्स होते हैं उसमें क्वालिटी नहीं होती है, तो आपको घबराना नहीं है। मैक्सिमम आंसर राइटिंग कीजिए, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी।
फॉर एग्जांपल जब मैंने आंसर राइटिंग करना शुरू किया तो बीपीएससी में 300 में से मेरे लगभग 50-60 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाते थे। लेकिन मल्टीपल प्रैक्टिस मैंने किया और किसी भी मेंस के किसी भी पेपर में मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। सेकंड है क्वालिटी, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा पहला है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, फिर दूसरा है क्वेश्चन आंसर का क्वालिटी क्या दे रहे हैं। जी, तो जो क्वेश्चन ना छूटे वो डिपेंड करता है कि आप कितना सेलेक्ट करते हैं लिखने के लिए और आपकी स्पीड क्या है। लेकिन जब सेकंड एस्पेक्ट को आप देखेंगे तो उसमें आपको एक तो कि मल्टीपल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और उसमें कुछ दिमाग में नहीं रखना, बस इतना रखना है कि जो सवाल पूछा गया है आप उसको एड्रेस कर रहे हैं या नहीं, आप कितने नॉलेजेबल हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि जो सवाल पूछा गया है कि आपने उसका जवाब दिया है या नहीं दिया है। जो इनिशियल एजुकेशन है 10वीं तक वो आज़ाद एकेडमी अररिया से की है, और फिर 11वीं-12वीं मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से, जामिया तो सीनियर आजाद एकेडमी आपके जमाने में कैसा था, आज़ाद एकेडमी मेरे टाइम में या आपके सफलता में क्या उसका योगदान है, क्योंकि आज़ाद इनिशियल तो वहीं से हुआ हम। जी, आज़ाद एकेडमी ने मेरी सफलता में फाउंडेशन नींव का काम किया है। ठीक है, आज़ाद एकेडमी से जो है मेरे अंदर पढ़ाई लिखाई का जो जज्बा है वो आज़ाद एकेडमी से ही डेवलप हुआ है। वहाँ पे मुझे जो है अररिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिले, जैसे मजहरुल हक सर है, अरशद हुसैन सर है, अरशद अनवर सर है, आबिद सर है, अब्दुल मन्नान सर थे। तो ये अपने अपने फील्ड के जो है एक्सपर्ट्स टीचर हैं, और जो है इन्होंने ही मुझे जो है अच्छा करने, बड़ा करने की तरफ इन लोगों ने ही मुझे प्रेरित किया है। तो ग्रेजुएशन फिर कहाँ से हुआ? जी, ग्रेजुएशन मैंने किरोड़ी मल कॉलेज से किया है, और उससे पहले मैंने +2 जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स जैसे गज़ाले सिद्दीकी मैम, ताज़ीम सर, ये लोग काफ़ी अच्छे टीचर मिले जिन्होंने अच्छा करने की तरफ हमेशा मोटिवेट किया मुझे। अच्छा, ये आपका कितना प्रयास था? जी, ये मतलब असफलता भी मिली होगी, ये कितनावां प्रयास था? जी, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 4 मेंस लिखा है, 2 इंटरव्यू दिया था, तब जाके मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा, अब अटेम्प्ट है या नहीं, एज लिमिट तक आप दे सकते हैं, क्या है? नहीं, अभी आपको जो है अटेम्प्ट्स आप अगर स्टेट पीसीएस देखेंगे तो एक पर्टिकुलर एज तक में आप जितने अटेम्प्ट दे पाते हैं, जितने अटेम्प्ट कोई बार नहीं है। जी, लेकिन यूपीएससी में अटेम्प्ट बार है। अच्छा, अगर बार बार आप असफल हो रहे थे, फिर कैसे हिम्मत जुटा पाया? अभी कह रहे हैं कि 6वां प्रयास है, 5 बार असफल हुए, जी, कैसे हिम्मत जुटा पाया? देखिए, सबसे पहली बात कि ये एक प्रोसेस है। आप अगर मेंस में फेल होते हैं तो आपके सामने अगला प्रीलिम्स आ जाता है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप जहाँ पे भी फेल होते हैं उसके सामने आपके पास ये जो है एक नया स्टेज आपके पास आ जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि मुझे मेरे बड़े भाई डॉक्टर जाहिदुल हक साहब ने, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे बैकअप में वो थे, तो असफलता मेरे ऊपर हावी नहीं हुई। तो एक चीज़ है कि गार्जियन को ये मान के चलना चाहिए कि सिविल सर्विस जो है वो शॉर्टकट नहीं है, वो टाइम भी लग सकता है, वो गारंटेड नहीं है कि 2 साल में होगा ही। एवरेज आपको 4-5 साल लग सकते हैं, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, और उसके बाद भी आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि हो सकता है कि 4-5 साल लगाने के बाद भी आपका ना हो, तो आपके पास बैकअप भी होना चाहिए, प्लस इतना होना चाहिए कि हाँ ठीक है। आपके पास तो ऑलरेडी बैकअप था। जी, मेरे पास बैकअप था, और ये इसने काफ़ी हेल्प किया मुझे। बार बार मैं फेल फाइनेंशियल भी हेल्प होता है। जी, अगर मैं फेल होता था तब भी ये दिमाग में था कि चलिए ठीक है, मैं जो है हाई स्कूल टीचर हूँ, प्लस इसमें दोस्तों का, मेरे टीचर्स का और मेरे बड़े भाई और बहन का ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है कि फेल होने के बाद भी असफलता मेरे ऊपर हावी नहीं होती थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सिविल सेवा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसको देख के लगा कि नहीं हमको भी होना चाहिए? जी, सबसे पहली बात सर ये है कि एक तो घर पे माहौल था। इसके बाद जब मैं आज़ाद एकेडमी में था 9th-10th में, तो अररिया में उस टाइम के जो अररिया के लोग हैं, जैसे आप देखेंगे कि असलम हसन साहब हैं या सालिक परवेज़ भाई हैं, तो इन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया था, और इससे जो हम लोगों के का जो बैच था, हम लोगों में मतलब आपके एज वाले हम लोगों के बैच में उस टाइम में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर रहा कि जब हमारे सोसाइटी से ये लोग निकल के सिविल सर्विस कर सकते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन कहीं ना कहीं अपने जो सीनियर्स हैं उनके सफलता से मिला था। आपने कहाँ रहकर तैयारी की? अररिया ही थे या दिल्ली थे या पटना थे? जी, मैं
मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड करने के बाद मैं हमदर्द स्टडी सर्कल चला गया था, जो कि दिल्ली में है। हमदर्द स्टडी सर्कल, नहीं, हमदर्द स्टडी सर्कल में कौन बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत फायदेमंद हो सकता है। जी, हमदर्द स्टडी सर्कल में कोई भी जा सकते हैं जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो और कोई भी रेगुलर कोर्स परस्यू नहीं कर रहा हो। और हमदर्द स्टडी सर्कल कोई कोचिंग नहीं है, ये एक रेसिडेंशियल एकेडमी है जहाँ पे आप सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ रहते हैं और कुछ मेंटोर होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि तैयारी तो नहीं, उनका कैसे तो करना साल है। में फॉर्म निकलता होगा। जी, उसका फॉर्म निकलता है, ये अप्रैल मई के आसपास में फॉर्म निकलता है और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद इसका एंट्रेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। आप फाइनल सेलेक्ट हो गए तो अगले 1 साल आप वहाँ पर रह के आप तैयारी करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्या रहने का कुछ चार्ज भी लेते हैं वहाँ? जी, हमदर्द स्टडी सर्कल में रहने का एक मिनिमल चार्ज है और बहुत छोटा सा है। ये मंथली 6,500 है, जिसमें आपका एकोमोडेशन, आपका सब चीज़ इंक्लूड है। एकोमोडेशन, फूड, आपके बाकी सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पे, लाइब्रेरी, सब इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, इंटरव्यू में, क्योंकि हालात बदल गए हैं, जी, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू कितना फैक्टर है? अगर आपका अच्छा इंटरव्यू नहीं गया तो फिर क्या होगा? जी, देखिए इंटरव्यू इतना सिग्निफिकेंट, चूँकि आपका जो मेंस का जो नंबर होता है लगभग कैंडिडेट्स आसपास में ही होते हैं। पता चला कि 1 नंबर से भी छूट गया किसी का। तो इंटरव्यू में, मेंस में इंटरव्यू बहुत सिग्निफिकेंट है। इंटरव्यू आपको अच्छे रैंक भी दिला सकता है, आपको मीडियोकर रैंक भी दे सकता है और इंटरव्यू आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकता है डिस्पाइट आप मेंस में कितना अच्छा नंबर लाए हो। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके प्रोफाइल से, आपके लाइफ से ही जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। आपके एकेडमिक जो बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन होते हैं, आपके हॉबीज़ से होते हैं, करंट अफेयर से होता है और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होता है। बीपीएससी मेंस परीक्षा का पैटर्न क्या है? पहले 2 सब्जेक्ट रखे जाते थे, अब क्या कुछ उसमें बदलाव आया है? जी, पहले बीपीएससी में, पहले क्या था, अब क्या है? जी, पहले बीपीएससी में 2 जीएस पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, लेकिन फिर उसके बाद उस 2 ऑप्शनल को हटाकर 2 जीएस पेपर, 1 ऑप्शनल पेपर लाया गया और इसके साथ जो है हिंदी क्वालिफाइंग हमेशा से रहा है। लेकिन वर्तमान समय में 1 पेपर हिंदी क्वालिफाइंग होता है, 2 जीएस के पेपर होते हैं 300 और 300 के। जो ऑप्शनल पेपर था उसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो ऑप्शनल की जगह एक ऐसे पेपर को ला दिया गया है। तो टोटल 900 नंबर का मेंस होता है, जिसमें हिंदी क्वालिफाई करना और ऑप्शनल क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। आप नौकरी में थे, आज के माहौल में नौकरी में रहते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों की सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि एक बैकअप होना ज़रूरी है और जो आप बैकअप चूज़ करते हैं उसका ड्यूरेशन जितना छोटा हो बेटर है। 5 से 6 घंटे की नौकरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि वो नौकरी जो है आपको फिज़िकली और मेंटली कम थकाए। जैसे मेरा टीचिंग था, 5.5 से 6 घंटे की ये नौकरी थी। इसके अलावा आपको 24 घंटे में देखना है कि आप सबसे ज़्यादा फ्रेश माइंड से कब होते हैं। तो जब भी आप होते हैं, जैसे मैं स्कूल जाने से पहले होता था तो मैं पढ़ाई तभी करता था, स्कूल से आने के बाद लाइट वर्क करता था। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, आपके पास इनकम है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि आप स्टूडेंट लाइफ मेंटेन करें। उस पैसे को, जो आपकी इनकम है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। ऐसा नहीं है कि आप लेविश लाइफ जी रहे हैं, जो है अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, तो ये सब में आपका ध्यान लगेगा तो पढ़ाई से कहीं ना कहीं आप दूर होते जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको डिपार्टमेंट में सब लोग काम कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी करने वाले हैं। तो आपको डिपार्टमेंट में एकदम प्रोफेशनली रहना है। वहाँ पे आप डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स में और इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। बिल्कुल नहीं, वो आपके मेंटल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। और सोशल मीडिया डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सेलेक्टिवली पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। बेटर है
कि छोड़ ही दें। इसको अवॉइड करें, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम और यूट्यूब, दो को आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में एक चीज़ बताएं कि आप तो अंचलाधिकारी बन जाएंगे, जी या फिर हो सकता है यूपीएससी में हो जाए, आईएएस हो जाए, या फिर इसमें और रैंक सुधार हो जाए, जी तो समाज को क्या रिटर्न देंगे? क्या कुछ दिमाग में कुछ खाका है? जी, जो हम लोगों का समाज को क्या दे सकते हैं? जी, जो हम लोगों का जो समाज है उसको, उसमें अगर किसी एक चीज़ की कमी है तो वो अवेयरनेस की है। अवेयरनेस किस कॉन्टेक्स्ट में है? अवेयरनेस एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। अवेयरनेस जो है हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में है। आप देख ही रहे हैं कि जो अपना जो समाज है उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे यूथ जो हैं वो डिग्रेड हो रहा है। और जो इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे वुमेन नहीं, एम्पावरमेंट। अपने यहाँ तो नशा का भी थोड़ा एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो वो कहीं ना कहीं यूथ के हेल्थ को जो है ख़राब कर रहा है। तो एक तो कि एजुकेशन के पावर को लोग समझ पाए कि ये अपलिफ्ट करेगा तो एजुकेशन करेगा। सेकंड, आपका हेल्थ बना रहना जरूरी है। आपका जो यूथ है, जो अररिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसको कि हम लोग पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं, कि आपका जो यूथ है वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। ठीक है, स्कूल कॉलेज के बच्चे, तो उसको समाज को जो है वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। और तीसरा है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो हमारा जो हाफ है पॉपुलेशन, वो आपका उसका प्रोग्रेस करना ज़रूरी है, तभी आपका समाज होलिस्टिकली डेवलप करेगा। द संवाद में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।